खुदा ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है और पाकिस्तान में रहने वाले लोग उसको खूबसूरत तर बना रहे हैं। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो अमूमन आता है कि यहाँ से लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, यहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते। लेकिन हम आपकी मुलाकात आज जिनसे करा रहे हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी मुल्क में रहते हुए इसी मुल्क को बेहतर करने के लिए और इसी मुल्क के साथ रहने वाले लोगों को बेहतर करने के लिए काम किया। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से, जो कि सीईओ हैं तुफ़ैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के और जो एफपीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया पिछले 40-50 साल के अंदर, जो एक आम आदमी हर आदमी कर सकता है। इनका सफ़र भी बिल्कुल आम आदमी की तरह स्टार्ट हुआ। आइए हम जानते हैं और समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा और ये कामयाबी कैसे हासिल करते आए यहाँ तक। मुलाकात करवाते हैं हम आपकी, आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीईओ तुफ़ैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ और फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे एफपीसीसीआई के ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। सर, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का, वक्त निकालने का। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना। सर, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में तुफ़ैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 30-35 साल के अंदर अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और इम्पैक्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, कई लोगों की रोज़गार से लेकर चीज़ों तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कराची शहर से शुरू हुआ। मैं यहीं पे कराची में पैदा हुआ और तमाम तालीम भी कराची में हासिल की और कारोबार भी जो है वो मोस्टली कराची में ही था। और ये जो भी मेरा बिज़नेस है ये एक्चुअली मेरे वालिद साहब मोहम्मद तुफ़ैल साहब ने इस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मैंने उनको जॉइन किया और अब ये बिज़नेस करते हुए भी मुझे तकरीबन 50 साल हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और रहा कि मेरा अपना ज़िंदगी का सफ़र कैसे, जैसे मैंने अर्ज़ किया मैं कराची में पैदा हुआ। यहाँ पे एक स्कूल था नहीं बल्कि है भी, उसका नाम है CMS। वो लॉरेंस रोड पे है, चर्च मिशन स्कूल। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। फिर मैं सिंध मुस्लिम साइंस कॉलेज से में पढ़ा और फिर उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने ये फैमिली बिज़नेस जॉइन किया। फैमिली बिज़नेस शुरू में ट्रेडिंग का होता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 1994 से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। तो फिर और केमिकल्स का बिज़नेस था, तो मैन्युफैक्चरिंग भी केमिकल्स की। वो अशिया जो बाहर से इंपोर्ट होती थी उनको पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की और वो चीज़ें हम बना के सारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं और साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो अशिया जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में अमेरिका जाती है, कनाडा जाती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह जाती है। और इस तरह से जो है हम कोशिश करते हैं कि मुल्क के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करें। और ये लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी जो भी तरक्की है इसमें ऑफ कोर्स वालिदैन की दुआएं शामिल हैं, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा इस शहर ने भी मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट दी। इस शहर में बहुत सपोर्ट दी और आजकल मौजूदा हालात में शायद शहर में कुछ मुश्किलात हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो यहाँ पे ज़िंदगी इतनी सख्त नहीं थी जितनी आजकल है। आजकल जो है का दौर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। उनकी आमदनी इतनी कम है कि एक आदमी उसकी बीवी और 2 बच्चे हों तो वो अपना पूरा पेट नहीं भर सकता। और फिर आखिरी चंद ख़ास तौर पे 2-3 साल में जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी हैं उन्होंने हर आदमी का बजट जो है डिसबैलेंस कर दिया है। वो बेचारा अगर मज़दूर है और उसकी तनख्वाह 35,000 रुपये है तो ऑन एवरेज उसका कम से कम 15,000 रुपये तो बिजली के बिल में चले जाते हैं कम से कम। फिर उसने घर का किराया भी देना होगा, उसने बच्चों को पढ़ाना भी होगा। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि जैसे मज़दूरों ने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। एक सर्वे के मुताबिक है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो ये 2.5 करोड़ बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इवन उन्होंने अगर फैक्ट्री में भी काम करना है ना तो उनके लिए ज़रूरी है कोई लिखना पढ़ना जानते हों ताकि मशीन पे देख सकें कि क्या लिखा है, क्या करना है। तो वो भी नहीं है। और हुकूमत एक हुकूमत नहीं, मुसलसल सन 2000 से लेके आज 24 साल हो गए, किसी भी हुकूमत ने अपना
सेहत और तालीम का बजट जो है वो 2% से ऊपर रखा ही नहीं है, जो इतना कम है कि आप जो है उसी वजह से 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं। और दूसरा ये कि और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं जो इन गरीब लोगों को तंग करती है। मज़दूर आदमी है, 35,000 रुपये उसने ले लिए, उसके बाद उसने बिजली का बिल दिया, फिर उसने घर का किराया दिया, फिर वो बेचारा सुबह जब काम करने जाता है तो घर से कोई उसका घर जो होता है आमतौर से फैक्ट्रियों से 15 से 20 किलोमीटर दूर होता है, वो किराया दे के आता है, फिर किराया दे के वापस जाता है। उस बेचारे के पास तो खाने को बचता ही नहीं है, 2 टाइम की तो रोटी बिल्कुल नहीं खा सकता वो मज़दूर, अपनी फैमिली को 2 टाइम की रोटी मुहैया नहीं कर सकता। फिर दूसरा ये कि पानी, घरों में पानी नहीं आता। जो बेचारे ये लोग हैं कच्ची आबादियों में, उनके बच्चे और औरतें जो हैं वो अपने बर्तन या प्लास्टिक के जार उठा के पानी भर भर के दूर से लाते हैं, और किसी भी हुकूमत को इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। कराची जो है, कराची पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 60% से ज़्यादा टैक्स कराची अदा करता है। कराची के लोग, कराची की सनतें वो अदा करती हैं, लेकिन उनको सहूलतें वैसी नहीं मिलती। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, आपके पास जो है पानी, घरों में पानी नहीं आता। अब तो मैं तो कच्ची आबादी की बात करता हूँ, ये जो DH है यहाँ पे भी पानी नहीं आता घरों में, लाइन में पानी नहीं आता, सब लोग टैंकरों के ज़रिए पानी मंगवाते हैं और इस तरह से वो अपना वक्त गुजारते हैं। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सर आपने पाकिस्तान, मैं तो सोचता हूँ कि हमेशा से एक नाजुक मोड़ से गुजरता रहा है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम 70 से लेकर 2000 तक देखें और 2000 से लेकर अब तक का सफ़र देखें तो कहीं ना कोई क्राइसिस रहे जी। तो शुरू में आपने इंडस्ट्री लगाई, आपने तय किया कि हमें बिज़नेस करना है पाकिस्तान के अंदर, आपके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी रही होगी कि हम बिज़नेस चाहे तो पाकिस्तान से बाहर भी इस्टेब्लिश कर लें, और यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे क्यों करें ये काम। क्या वजह होगी सर ऐसा डिसीजन आपके पास रहा कि इतनी मुश्किल सिचुएशन के बाद भी, चीज़ों के बाद भी, कि यार हमें नहीं ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रखनी चाहिए? देखें, जो ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं ना वो आखिरी 20 साल में हुई हैं। अच्छा। हाँ, जो 2010-12 के बाद जो है ना वो चीज़ों में मुश्किलात आनी शुरू हुई, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मुल्क से बाहर कहीं जाके इन्वेस्ट करूँगा। और मेरे कई दोस्तों ने कहा कि जी आप कनाडा की शहरियत ले लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन मैंने कभी भी ना कहीं शहरियत के लिए अप्लाई किया और ना मेरा पाकिस्तान से बाहर किसी भी बैंक में मेरा कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। वरना होता है ना, लोग कहते हैं दुबई में रख लो। आज तो ऐसा होता है कि जो भी दोस्त आता है मिलता है, यार मैंने तो दुबई में इतने फ्लैट ले लिए, एक कहता है एक लिए अपने लिए, फिर वो कहता है 4 महीने किराए पे चढ़ाने के लिए ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं UAE की बात करता हूँ, UAE से 1-2 अरब रुपए जो है वो हमें कर्ज़ा देते हैं, लेकिन वो कर्ज़ा ऐसा होता है कि आपके बैंक में पड़ा रहेगा, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ आपके रिज़र्व शो करने के लिए कि आपके पास रिज़र्व है। 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 चाइना है। चाइना के भी जो करंट लोन्स हैं वो तकरीबन $5 अरब के हैं। 2 अरब सऊदी अरब ने दिए हैं, 2 अरब UAE ने दिए हुए हैं। और मुझे याद है कि पाकिस्तानी वफ़द जो आखिरी कुछ महीने पहले UAE गया तो उन्होंने कहा जी हमें आपसे ये मदद चाहिए, या ये आपने जो $2 अरब दिए हैं इसकी मियाद बढ़ा दें और हमारे अकाउंट में पड़ा रहने दें। तो उन्होंने बाद में मियाद तो बढ़ा दी कि ठीक है यार, हम ये जो लोन है इसको रोल ओवर कर देते हैं, आप इस साल नहीं अगले साल दे देना। लेकिन साथ ही उनके जो वज़ीर थे उन्होंने ये बताया कि आप हमसे $2 अरब की बात कर रहे हो और UAE में $10 अरब, $10 बिलियन पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। पाकिस्तान से सब पैसा ले जाके वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये एक बड़ी ख़राब सूरत हाल है। इसी वजह से आपका जो कैपिटल होता है ये लाइक जैसे इंसान के जिस्म में खून होता है ना, इसी तरह मईशत के लिए वो कैपिटल होता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेशतर बिजनेसमैन, मैं कहूँगा बेशतर बिजनेसमैन सब ने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, उनको इस मुल्क पर यकीन नहीं है। और मुल्क फिर डायलिसिस भी चलाई गया जी, मुल्क तो कहूँगा कि इकोनॉमिकली जो है वेंटिलेटर पे है। हाँ, डायलिसिस पे तो नहीं है, डायलिसिस पे इंसान जाता है।
और तो ये सारी सूरत हाल है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, देखें जब तक पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क से प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बाहर से आके नहीं नहीं करेगा। करेक्ट है, बिल्कुल नहीं अभी आज की सूरत हाल में चाइना, सऊदी अरब और यूएई, चौथा कतर, ये 4 मुल्क हैं जो कुछ अरब डॉलर देते रहते हैं। उसमें सबसे ऊपर चाइना होता है जो 4-5 अरब डॉलर उसने यहाँ रखवाए होते हैं। इसी तरह फिर सऊदी अरब है, फिर कतर है, फिर यूएई है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और क्योंकि जब हमारे वज़रा उनके पास जाते हैं या वज़ीर आज़म जाते हैं पैसे मांगने के लिए, तो बहुत ख़राब सूरत हाल होती है। कुछ मुल्क दे देते हैं, कुछ देते हुए जो है कुछ ना कुछ कहते भी हैं कि भाई आपके हालात कब सुधरेंगे। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क के लोग कोशिश नहीं करते। लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ कि हुकूमत के भी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। बहुत बड़ी। हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार मईशत क्यों नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। वो कौन से जालिम हुक्मरान थे जिन्होंने आईपीपी से मुआहदा किया कि आईपीपीज़ आपके हैं, आप बिजली लें या ना लें आप उन्हें 20 रुपये यूनिट देंगे। ये कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है अलावा पाकिस्तान के। और इसको तलाश करना चाहिए। देखिए मुझे तो पता है कि किन लोगों ने ये मुआहदे किए थे, कौन सी 2 सियासी जो मेजर पार्टियां उन्होंने किया था। और यकीनन उनका कोई वो बेनिफिशरी होंगे ये मुआहदे करने के कि उन्होंने एक ऐसा मुआहदा किया जिसमें कि आपकी 24 या 25 करोड़ आवाम जो है ग़ुलाम बन गई है। 54 रुपये यूनिट से बिजली कौन आदमी या कौन सी सनत चल सकती है। आपकी सनतें इसीलिए बंद हो रही हैं कि आपकी बिजली बहुत महंगी है, आपकी गैस बहुत महंगी है। अगर ये जो ज़ालिमाना मुआहदे ना किए होते आईपीपीज़ के साथ, ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं और ये सारे मुल्क का इस वक्त खून चूस रहे हैं और वो इस पे भी तैयार नहीं है कि इसको रीनेगोशिएट करें। मैं अक्सर फोरम पे कहता हूँ यार इन्हें कहें कि रीनेगोशिएट करो, तो कहते हैं जी हम तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। क्योंकि वो मेरा कहना ये है कि इसमें सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी होंगे। उन्हें समझाया जाए कि भाई मुल्क जो है तबाही के दहाने पे आ गया है, आप कुछ रिकन्सिडर करें। ये जो जितने आपने लगाए थे उससे 4 गुना 5 गुना तो आप कमा चुके हो और उसके बाद भी कम करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर मेरे बस में होगा कभी तो मैं ये जो आईपीपी वाले हैं मैं इनको मुल्क से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। उनका पहले आप मुआहदा करो, ये जो लोगों पे रहम करो, उसके बाद आप पाकिस्तान से बाहर जाना। फिर का ही काम बात करेंगे। जबरदस्त, बड़ी मजे की बातें जा रही है सर के साथ। अब छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और बात के जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे इकोनॉमी को और बेहतर किया जा सकता है, हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन है। जाएगी नहीं मुलाकात हो रही। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफर। मेरे साथ मौजूद है जुबैर तुफैल साहब। सर, आपने जाने से पहले कहा कि हमारी मैशियत फंस गई है बुरे तरीके से। तो सर हमारे यहाँ ये तो पता है पॉलिटिकल डिलेमा हमेशा से रहा है, हाँ, 70s 60s 80s 90s सो ऑन। सर क्या करें कि मईशत को हम अपने पाँव पे खड़ा भी कर सकें अगले 20-25 साल के अंदर और इंडिपेंडेंट भी कर सकें, क्या पता ज़रूरत पड़ती हो, या मतलब खड़ा करने का तरीक़ेकार क्या हो सकता है सही, क्योंकि ये तो इसी तरह हम एक बिल्कुल सर्किल है उसमें घूमे जा रहे हैं गोल गोल। देखिए हमारा मईशत में इस वक्त जो है हर मुल्क का एक क्या कहना चाहिए, मईशत में तवाज़ुन होता है कि जनाब आप अर्न कितना कर रहे हैं, ख़र्च कितना कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो मईशत है वो करीब पहले तो 75 बिलियन डॉलर तक की इंपोर्ट करती थी, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 55 बिलियन डॉलर्स पे आ गई है। ये 55 बिलियन डॉलर्स जो हैं आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बराबर एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट है तकरीबन 28 से 30 बिलियन डॉलर की। और बाकी भला हो उन पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और वो मुल्क में पैसे भेजते हैं, उनके भी 30-28 अरब डॉलर आते हैं। तो ये मिल के बैलेंस हो जाता है कि जहाँ तक फ़ॉरेन एक्सचेंज का ताल्लुक है वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो कर्ज़े लिए हुए हैं, हमारे मुल्क के ऊपर 125 अरब डॉलर से ज़्यादा के कर्ज़े हैं, हम उसका इंटरेस्ट भी नहीं अदा कर पा रहे। तो उसके लिए बराबर अब आपके जो मुल्क में अर्निंग कितनी होती है, तमाम मईशत मिला जुला के जो है वो तकरीबन 9,500 अरब के करीब इस साल जमा करेगी, जबकि आपका अखराजात 1400 अरब रुपए के हैं। तो वो बैलेंस नहीं हो पाते। फिर क्या होता है कि ये जो शॉर्टफॉल होती है, जो
कर्ज़ा पिछले साल चल रहा तो उससे ज़्यादा कर्ज़ा लेते हैं, वो सूद अदा करने के लिए भी कर्ज़ा लेते हैं। तो सियासतदानों ने कोई अच्छा ऐसा मुआशी प्लान नहीं दिया कि आप इस चक्कर से बाहर निकलें। जब तक आप इस मईशत के कर्ज़ों के चक्कर से बाहर नहीं आएंगे तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 1-2 साल पहले तकरीबन 20 और 25 अरब डॉलर तक चला गया था। अब कुछ कम हुआ है, कदरे कम हो रहा है, बल्कि बाज़ महीने जो हैं उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता बल्कि वो पॉजिटिव होता है। ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन ये मुसलसल चले तब एक बेहतरी आएगी। दूसरा हमारा एनर्जी का मसला है। देखिए एनर्जी, मैं फिर से कहूँगा कि पूरी मईशत को 102 आईपीपी कंपनीज़ ने होस्टेज बनाया हुआ है, पूरे मईशत को। ये वो लोग हैं जो ओनर्स हैं आईपीपीज़ के, और इन्होंने उस वक्त की हुकूमतों से जायज़ और नाजायज़ तरीके से मुआहदे किए। उसके अंदर ऐसी क्लॉजेज लिखी जिनमें इन सियासतदानों ने अपने अवाम को बेच दिया और उनको ग़ुलाम बना दिए इन लोगों का। ये इनमें से 70% तो वो पाकिस्तानी हैं, 70% जो यहीं पे पाकिस्तान में रहते हैं, और बाकी जो पावर प्लांट के ओनर्स हैं उनकी कंपनी बैरून मुल्क में है, लेकिन उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैं। उन्होंने, उनको पता था कि कल को कुछ गलत काम कर रहे हैं ना, तो उनके जहन में था कि हम कल को पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने कंपनी जो है वो किसी अंग्रेज़ के नाम पे रख दी, जॉन, जैक, किसी के भी नाम पे, और रजिस्टर करके वो यहाँ आ गया। और पीछे लंदन से बैठ के या यूएई से बैठ के उसके पीछे सब वही थे। तो जब तक इस आईपीपीज़ के मुआहदों को रीनेगोशिएट नहीं किया जाता, आपकी मईशत नहीं चलेगी, ना 54 रुपए की बिजली बिकेगी। और अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनसे मुआहदा किया हुआ है, तो बिजली ना लेते हुए भी पैसे दे रहे हैं उनको। सब्सिडी दे रहे, नहीं सब्सिडी नहीं, उसको अदायगी कर रहे हैं, और उसका जो फ़र्क है वो आपसे और मुझसे ले रहे हैं। सही, ये तो है। आपके ऊपर अगर आप बिल में देखें तो टैक्सेस कितने लगे हुए हैं, इसमें 20 रुपये यूनिट का वो टैक्स है जो आईपीपीज़ को पैसे जाते हैं, और आप बिजली लेते भी नहीं हैं। तो मैंने कई जगह ये मामले को रेज़ किया, इवन हाईएस्ट लेवल के ऊपर। एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब थे, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा यार अगर हम इनसे मुआहदा तोड़ेंगे ये तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। अभी कल भी हमारे वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर डॉक्टर गौहर एजाज साहब कराची आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने यही कहा। मैंने कहा भाई इन्हें आप बुलाएं, उन्होंने बोले रीनेगोशिएट करो। हम ये नहीं कह रहे नुकसान करो, जो विंडफॉल प्रॉफिट आपने जितने पैसे लगाए सब आप ले चुके हो, आपने उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो अब जो लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं उनके ऊपर रहम करो, और इसको जो तुम्हारी कोई उसकी रनिंग कॉस्ट है, और रनिंग कॉस्ट के ऊपर 10% और प्रॉफिट ले लो, 15% ले लो, लेकिन उनकी जान तो छोड़ दो, वरना लोग मरें। ये जो खुदकशियाँ हो रही हैं माशी परेशानी से, इस सब के ज़िम्मेदार ये आईपीपी वाले हैं, ये भी ज़िम्मेदार हैं। मैं नहीं कहता टोटली, लेकिन ये भी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ख़बर पड़ी थी कि फैसलाबाद में एक आदमी था, वो बिजली का बिल देख के जो है उसका हार्ट फेल हो गया। सही बात। तो और चीज़ें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक इनके दिल में ना दर्द है पाकिस्तानियों के लिए, और मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। इनको ये नहीं पता कि दुनिया में खूनी इनकलाब भी आते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि ये वो इनकलाब से बचने की कोशिश करें। ये अगर यही चक्कर चलाएंगे बिजली का, 54 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये यूनिट का, एक दिन जो है वो पब्लिक आएगी, वो इनके घरों पे जाके हमला करेगी, फिर इनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जो रहता है उसके बच्चे भूखे मरना शुरू हो जाए, उसके घर में कोई राशन भी ना हो, घर के बुनियादी अखराजात ना उठा सकता हो, अपनी भूख का इंतज़ाम ना कर सकता हो, वो तो अपने क्राइसिस में चला जाता है, और फिर उसके बाद उसका कोई चारा ही नहीं होता, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो हमारे यहाँ हर बार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट आती है, पिछले 20 साल का आपने खास तौर पे कहा कि इंतहाई अगर हम स्टडी करें तो ज़्यादा मेन क्राइसिस बढ़ता चला गया इन 20 सालों में। तो कुछ अरसे पहले से बिल्ड होता हुआ आया होगा, और यहाँ पे अब फिर एक्सीड होना शुरू हो गया। अब 20 सालों में अगर हम देखते हैं, हर अरसे बाद कोई एक नई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है पुराने वाले की पॉलिसी जो है ना वो कम से कम 50% को रिवर्स कर देती है, और फिर कुछ नया फार्मूला लेके आती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पूरी कोई हुकूमत तो पूरी काश तक रही नहीं है, तो उसके बाद फिर नई आती है 3 साल के बाद। हम समझते हैं कि अगर कंपनी के CEOs या मैनेजर्स भी इसी तरह चेंज करने लगे तो कंपनी तक दिवालिया ही हो जाए।
तो ये मुल्क कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर ये इसी सूरत हाल के साथ चलता रहा कि म्यूजिकल चेयर है, कोई और बैठा हुआ है, फिर एक नया डिसीजन लेता है और वो डिसीजन में सब चीज़ें रद्द करता है और आगे बढ़ जाता है। ये क्राइसिस का सामना कैसे करेगा पाकिस्तान? देखिए, ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान, ये मुल्क बुरा नहीं है, जी, हम लोग बुरे हैं एग्जैक्टली। और हमारी पॉलिसीज बुरी हैं। बिल्कुल। इस मुल्क में एक जो मेन चीज़ है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ऐसी है कि अगर आप एग्रीकल्चर को थोड़ा अच्छा तरह प्लान करेंगे ना, आपको कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। अभी बदकिस्मती से हम 2-3 साल से गंदम मंगवा रहे हैं और रुई भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवाई है। चीनी भी मंगवाई है, लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इतनी पैदा हो सकती हैं। सही देखें, बात है। हमारी गंदम की जो पैदावार है वो तकरीबन 27-28 मिलियन जी, टन है जी, और ये आसानी से 30-31 मिलियन टन तक जा सकती है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन भी बाज़ जो हैं अच्छे नहीं हैं। वो जब फसल आती है ख़रीद के उसको बंद कर देते हैं, बंद करते हैं, फिर इस इंतज़ार में होते हैं कि इसकी कीमत बढ़ने दो। जबकि मैं समझता हूँ कि खाने पीने की अशिया को जो है स्टॉक करना और कीमत बढ़ाने के लिए ये बहुत बुरा फेल है कि आप किसी के लिए आटे को छुपा दें, चीनी को छुपा दें, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आसानी से 3 करोड़ टन गंदम पैदा हो सकती है, इससे भी ज़्यादा। अभी 2 करोड़ 80 लाख हो रही है और पाकिस्तान की ज़रूरत भी इतनी है, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी 3 सालों से हम मुसलसल गंदम मंगवा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए यही पैसे जो है किसान को दे और वही ज़्यादा होगा कि आपका काम पूरा कर देगा। और इसी तरह कॉटन का था, कॉटन का पिछले दिनों में जो पिछले साल आखिरी 2 सालों में ना बहुत बुरा हाल था। कॉटन की क्रॉप जो थी वो 10 मिलियन बेल से कम होती 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 5 मिलियन बेल पे आ गई। लेकिन आखिरी साल में जो भी हुकूमत थी, केयर टेकर फेडरल में और पंजाब में जो केयर टेकर थे, उन्होंने इस पे कोशिश की। कोशिश करने के बाद अभी रुई की जो पैदावार है वो बढ़ के तकरीबन 9 मिलियन बेल से क्रॉस कर गई है। तो अब इस साल शायद उन्हें ज़्यादा गंदम रुई नहीं मंगवानी पड़ेगी। और गंदम का भी मोर और लेस यही है कि गंदम की अब जो आपकी अगली फसल आएगी, ये फसल आती है तकरीबन अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, उस वक्त इतनी गंदम होगी कि फिर अगले साल में आपको गंदम बिल्कुल नहीं मंगवानी पड़ेगी। हाँ, ये खुद कफील हो सकते हैं। इसी तरह चीनी का भी जो है, हम जो क्या कहना चाहिए, चीनी को भी अगर हुकूमत तरीके से कंट्रोल करे, क्योंकि अभी ये सियासत, चीनी की तमाम सनत सियासतदानों के पास है। 90% ऑफ द मिल ओनर्स आर द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान और वो इसको बहुत प्लानिंग से चलते हैं। उन्होंने आज से 2 साल पहले चीनी की कीमत 80 रुपये किलो थी, अब उन्होंने 160 रुपये कर दी है। यही गंदम की कीमत जो थी वो भी 2 साल पहले 70-80 रुपये किलो थी, वो भी 160 रुपये हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूछेगा कौन? ये सियासतदान खुद तो कर रहे हैं, तो वो उनको कौन बोलेगा, कौन रोकेगा? अभी ये जो शुगर मिल ओनर हैं वो इस बात पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि हमें शुगर जो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। मैं इस चीज़ का शदीद मुखालिफ हूँ कि मुल्क से चीनी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत ने, केयर टेकर ने या आने वाले ने, जिसने भी चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, आप यकीन कीजिए ये चीनी की कीमत जो है आज जो भी है 300 चलिए 300 रुपये हो जाएगी। अभी मेरा ख्याल 170-80 रुपये के करीब है। ये मिल ओनर्स जो है ना, मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ द मिल ओनर बहुत जालिम है। इनको पता चल जाए कि अच्छा इतनी चीनी एक्सपोर्ट होगी, रेट बढ़ा दो यार। ये करते 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 ये 50 रुपये किलो तो बढ़ाना इनके लिए मामूली सी बात है। तो इनको मैं हुकूमत से कहूँगा कि वो किसी भी सूरत चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें और इसी तरह रॉ कॉटन की भी एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाए। आप कॉटन को जो है धागा बनाएं, कपड़ा बनाएं, वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें तो आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे और अपनी टेक्सटाइल उठ सकती है। टेक्सटाइल हो सकती है। हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। बताते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप की क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। जाइएगा नहीं, मुलाकात की एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जुबैर तुफैल साहब। सर, पाकिस्तान में लीडरशिप, अगर हम इसको देखें सही मानों में, लीडरशिप का क्या मतलब होना चाहिए, और जो लोग इसकी कमान संभालते हैं कि हम पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभालेंगे, उसको ट्रैक पर लेकर आएंगे,
लीडरशिप का मतलब क्या है? इन लोगों को संभालने से पहले पता नहीं होता या उसके बाद एहसास होता है? क्या मसला है क्या? इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे बदकिस्मती से जो भी सियासी क़यादत है, वो मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म पे नहीं सोच रही होती। और दूसरा ये है कि जो भी सियासतदान, ख़ास तौर पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत जो है वो दो ख़ानदानों के गिर्द घूम रही है। एक बड़ा ख़ानदान पंजाब का और एक बड़ा ख़ानदान सिंध का। सही है। हर चीज़ इनके पास है। अब अगर ये मिलकर सिंसियरली चाहें कि पाकिस्तान की हालत बेहतर खड़ा हो करनी है जाएगा। तो हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो ये 24 करोड़ को ग़ुलाम बना के इसी तरह चलाते रहेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ कि ये जो भी सियासतदान हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये लोग मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। मुल्क की बेहतरी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा, वरना आप देखिएगा कि ये मुल्क जो है, अगर हम आइंदा 1-2 साल के अंदर इसको बहरान से ना निकालें, और आज भी जो मुल्क ठहरा हुआ है वो एक आपकी अफवाज पाकिस्तान की वजह से ठहरा हुआ है। हकीकत। आपके पीछे अफवाज पाकिस्तान है जो इसको बुरे हालात में जाने से रोक रही हैं, बचा रही हैं, वरना इसका हाल जो था श्रीलंका जैसा हो जाना था। लेकिन अफवाज ने पीछे से बैठ के जो है काफ़ी कोशिश की, फिर उन्होंने दहशतगर्दी को मुकाबला किया, और इस दहशतगर्दी के मुकाबले में सैकड़ों नहीं हज़ारों हमारे फ़ौजी जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। सही। और उनकी फैमिलियों ने, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, उन ख़ानदानों के जिनके लोग जो है इस जंग के अंदर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और मैं चाहूँगा कि जो भी फ़ौज का आज रोल है वो कोशिश करें कि आने वाली हुकूमतें जमहूरी तरीके से बनें, जमहूरी तरीके से बने। लेकिन साथ साथ इस वक्त जैसे SIFC है जिसमें कि हमारे आर्मी चीफ साहब खुद मौजूद होते हैं, उसको जो वो आपको मशवरे देते हैं उनमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस पर अमल करें। अव्वल मेरा अपनी सोच है कि मैं थोड़ा बहुत उन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, तो उनके जो मेजॉरिटी जो भी उनके मशवरे हैं वो अच्छे मशवरे हैं, उन पर अमल करें। और बाकी ये कि सियासतदान हैं, सियासतदानों को भी चाहिए कि सोचें और जुल्म की सियासत बंद कर दें। सही बात। एक हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत को गाली बकती है, वो चली जाती है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान आता है आखिर में जेल में जाता है। अब उसके उसके पूरी मुकम्मल किए बगैर देखें, रीज़न कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन आप देखिए ना कि आपके जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो यके बाद दीगरे जेलों में गए। तो उसमें मैं कहूँगा कि ये अफसोसनाक बात है। लेकिन जब लोग हुक्मरान होते हैं तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं है। इक़्तिदार तो आप इलेक्शन से आते हैं, 5 साल होता है या 4 साल होता है, और वो भी पाकिस्तान में 2-2 साल, 2.5 साल में ये म्यूज़िकल चेयर की वजह से इनको निकाल दिया जाता है, चले जाते हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए जब इक़्तिदार में होते हैं तो हुकूमत के पैसे को जो है वो समझें कि ये अमानत है, लेकिन ये लोग अमानत की तरफ पे नहीं इस्तेमाल करते। इनकी एक बादशाहों की तरह की ज़िंदगी है, और सब बादशाहों की ज़िंदगी जो है उसके अखराजात पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल सही। सर, आखिर में आवाम के हवाले से क्राइसिस है और बहुत टफ क्राइसिस है। अगर हम देखें चारों तरफ आवाम पिसती है और पिस भी रही है, मुकाबले करने की कोशिश करती है डेली बेसिस पे, क्योंकि उसके पास कुछ इख्तियार नहीं है, बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसके पास। सर, जो मिडिल मैन है, मतलब मिडिल मैन को भी छोड़ दें, जो आम आदमी है और बिज़नेस की साइड के ऊपर अपने बिजनेसेस चला रहा है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, नई प्रोडक्ट्स बनाता है और उसमें चाहे पाकिस्तान में बेचे या बाहर बेचे, तो उनके लिए क्या मशवरा अगले 5 साल 10 साल में कोई उम्मीद है उनके लिए जो उनको दिख रही हो या दिख सकती है और वो उसके लिए काम कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आइंदा जो 10 साल है इसमें पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है, बशर्ते कि सियासतदान जो हैं वो अपनी नीयत साफ़ रखें और मईशत को बढ़ने दें। मईशत स्टेबलाइज तब होगी जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आपकी जो आज 10 साल हो गए हैं, एक्सपोर्ट कभी 25 और 30 अरब डॉलर के दरमियान ही रहती है। इसको जब तक आप पहले कोशिश करेंगे यार 50 अरब डॉलर पे लेके जानी है, और उसका एक टारगेट बनाएं कि अगले 2 या 3 साल में लेके जाना, छोटी छोटी सनतें लगाएं, उसको उनकी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, तभी मईशत में बेहतरी आएगी। जब तक आपकी एक्सपोर्ट ये 30 अरब डॉलर पे है, कोई बेहतरी नहीं होगी। 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करें तो थोड़ी बहुत हालात बेहतर होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा।
और जो कर्ज़े लेने हैं वो फिर कर्ज़ों की ज़रूरत कम से कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबको बैठना होगा। सियासतदानों से मेरा यही मशवरा है कि एक दूसरे को गालियाँ देने की बजाय जो है वो मुल्क की बेहतरी के कोई प्लान पेश करें। आजकल मुझे दुख होता है जब मैं शाम को टीवी पे देखता हूँ तो तकरीबन अक्सर सियासतदान एक दूसरे को गालियाँ पीछे बक रहे लगे होते होते हैं। हैं, बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, हर आने वाला कहता है पिछला बुरा था, वो कहता है उससे पिछला बुरा था, तो हमें नहीं पता कि बुरा कौन? बुरा कौन था और अच्छा कौन था। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और मैं उनको अफवाज पाकिस्तान को भी जो है सलाम पेश करता हूँ कि वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं इन बहरानों से निकलें, लेकिन इसके अंदर जब तक सियासतदानों की नेक नियति नहीं होगी तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, कामयाबी का सफ़र में आने का, वक़्त निकालने का। और इंसान अगर उम्मीद करे तो बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाएँगे, और उम्मीद इस मुल्क के साथ हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए, अपने साथ जुड़ी रहनी चाहिए। इसी तरीके से जुस्तजू करते रहें अपनी ज़िंदगी के अंदर, सीखते रहें, देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। कामयाबी के सफ़र से डॉक्टर मोहसिन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है अगले हफ़्ते एक नए शो में, एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।